कैलेंडर की बात करेंगे तो देखिए पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि उसका रीजन है कि यूपी पुलिस में जो रीजनिंग आती है वो आपकी 55 नंबर की होती है। ठीक है, लगभग 55 से 57 नंबर की होती है। कहते हैं कि मैथ और जो रीजनिंग होता है वो टोटल 75 नंबर का है, लेकिन उसमें रीजनिंग आपकी 55 नंबर की लगभग होती है। तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपको इसके देखने को मिलेंगे। चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। कैलेंडर, बेसिकली कैलेंडर का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करेंगे, जैसे बच्चा अगर आज की डेट हम ले लेंगे और आज की तारीख है हमारी 17 फरवरी सन 2023, तो कैलेंडर के माध्यम से हमें किन किन चीजों का पता लगता है। सबसे पहले ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है 17, इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि दिन कौन सा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फरवरी, ये जो आपको दर्शाता है, ये किस चीज को दर्शाता है? माह, यानी कि मंथ कौन सा चल रहा है। और ये जो आपका लिखा हुआ है 2023, इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां से बेसिकली हम दो चीजों को देखते हैं। एक तो आपका वर्ष होता है यानी कि ईयर, और दूसरा होता है आपका शताब्दी, यानी कि शताब्दी कौन सी चल रही है। अगर हम वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष जो है वो आपका कौन सा है? 23वां। और अगर हम शताब्दी की बात करेंगे तो शताब्दी जो है वो आपकी इस समय कौन सी चल रही है? 21वीं। ये जो इस समय प्रेजेंट टाइम में शताब्दी चल रही है, एक शताब्दी में आपके 100 साल होते हैं, और उसमें अगर हम बात करेंगे जैसे 1 से लेकर 100 तक के साल अगर कंप्लीट हुए तो एक शताब्दी कंप्लीट हो गई। 2000 साल कंप्लीट हुए यानी कि 20 शताब्दी कंप्लीट हो गई। और जैसे ही आपने 2001 में एंटर किया तो कितना हो गया? 21वीं शताब्दी। जैसे ही 2100 साल कंप्लीट होंगे यानी कि 21 शताब्दी कंप्लीट हो जाएंगी, और 2101 में जैसे एंटर करेंगे तो 22वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। अगर हम इस डेट को पूरा बोलना चाहेंगे, यानी पूरा अगर देखेंगे, तो कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी का 23वें साल का फरवरी महीने का 17वां दिन है आज। लेकिन हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि तारीख कौन सी हमारी? या 17 तारीख है। तो किसी भी डेट से, यानी कि कैलेंडर में कोई भी डेट हमको 4 चीजों को बताती है। एक तो दिन, दूसरा माह, तीसरा वर्ष, और चौथा शताब्दी कौन सी है। ठीक है, कैलेंडर की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो कैलेंडर जो आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे पहले भी पढ़े होंगे, कि इसमें कई प्रकार के कोड आपको याद करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं बेसिकली अगर बात करूंगा तो कैलेंडर में आपको केवल और केवल 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, यानी कि 2 कॉन्सेप्ट होंगे जिनको आपको समझने की जरूरत है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर जो है वो आपका पूरा कैलेंडर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। लीप ईयर कॉन्सेप्ट, अब देखिए बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो कई क्लासेस में, कई जगह आपने देखा होगा कि कैलेंडर, जैसे हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं उससे हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, हालांकि बेसिकली एग्जाम में ये भी कभी नहीं पूछा गया। ये डेट हमें 4 चीजें बताती जरूर है, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा बनता है, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, वो सिर्फ एक ही पूछा जाता है कि दिन कौन सा है। सिर्फ दिन के बारे में पूछता है कि सोमवार है, जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, उन 7 दिनों में से कौन सा दिन निकल के आता है। चाहे वो कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे शताब्दी का अंतिम दिन पूछा जाए, शताब्दी का प्रथम दिन पूछा जाए, साल का प्रथम दिन पूछा जाए, साल का अंतिम दिन पूछा जाए, कुछ भी अगर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिलेट करेगा आपका दिन से। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जो पुरानी हिस्ट्री हम लोग देखते हैं कि कैलेंडर हमारा कहाँ से निकल के आया, कैलेंडर कब से शुरू हुआ, तो इस पर जो है ना वो एक दिन की क्लास को पूरा खत्म करना मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो 40 चैप्टर हैं, अगर हम उनकी बेसिकली बात करेंगे तो उनको कवर करने के लिए अगर हम पर क्लास को भी अगर 2 से 3 लेक्चर देंगे, तब भी आपको कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे। और अभी एग्जाम में आपका टाइम है, तो बेसिकली बहुत आराम से चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, कि देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है अगर आप पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये चीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं करती। देखो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसे मैंने कहा ना, आपने जैसे मैथ का कोई भी चैप्टर लिया, रीजनिंग का कोई चैप्टर लिया, आपने ब्लड रिलेशन का अगर चैप्टर ले लिया, यानी रक्त संबंध का अगर आपने चैप्टर ले लिया, और आप उसी चैप्टर को 20 किताबों से लगातार पढ़ रहे हो, ठीक है, यानी कि रक्त संबंध का चैप्टर जो है वो आपने 20 किताबों से पढ़ डाला। तो अगर मैं रक्त संबंध के चैप्टर की बात करूंगा, आपने 20 किताबों से पढ़ लिया, लेकिन चैप्टर तो आपका एक ही तैयार हुआ।
और एक ही किताब से पढ़ के अगर उसे 20 बार पढ़ते तब आप हो सकता था किसी और चैप्टर को भी तैयार कर सकते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको पढ़ना क्या, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको छोड़ना क्या। क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आप अपने कंटेंट को जितना लिमिट में रखेंगे उतना ज्यादा बेटर है। तो अगर हम बात करेंगे जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वो है लीप ईयर कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो होगा बच्चों ऑड डे का कॉन्सेप्ट, यानी कि ऑड डेज कॉन्सेप्ट, यानी कि विषम दिन जो है वो आपके क्या होते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, कोशिश रहेगी कि आज दूसरे पर भी पहुंच जाएंगे हम। अगर हम बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले विषम दिन क्या होते हैं और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। लीप ईयर को हिंदी में कहा जाता है अधिवर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका लीप ईयर। इसके अंदर हम लोग कुछ चीजों को जानेंगे। अगर हम बच्चों लीप ईयर के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो बेसिकली अगर हम ईयर्स की बात करते हैं यानी कि साल की बात करेंगे तो ईयर्स जो है वो आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टाइप के आपके ईयर होंगे, एक तो होता है आपका नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है आपका लीप ईयर। अगर हम लोग नॉर्मल ईयर की बात करेंगे तो नॉर्मल ईयर के अंदर जो आपके मतलब कुल दिनों की संख्या होती है, यानी कि अगर नॉर्मल ईयर में दिनों की संख्या की बात करेंगे तो ये दिनों की संख्या जो है वो कितनी होती है आपकी 365। और अगर हम किसी लीप ईयर में दिनों की संख्या की बात करेंगे तो ये दिनों की संख्या जो है वो आपकी कितनी होती है 366, यानी कि एक दिन जो है वो लीप ईयर में बढ़ जाता है। अभी बताऊंगा कि बढ़ क्यों जाता है। ये जो बढ़ा हुआ दिन है ना ये किस मंथ में काउंट होता है। अगर आपका नॉर्मल ईयर है तो वहां पर फरवरी जो है वो आपको 28 की देखने को मिलेगी, और अगर आपका लीप ईयर है तो वहां पर जो फरवरी होगी वो आपकी कितने दिन की होगी 29 दिन की देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये सर एक दिन बढ़ा क्यों है या 365 दिन हमने लिए क्यों हैं। तो ये जो 365 दिन होते हैं ये डिपेंड करते हैं आपके पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो रोटेशन होता है उस पर डिपेंड करते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट जो है वो कितने दिनों में करती है 365 दिन। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड। लेकिन हमने यहां पर जब ये डाटा हमारा 365 दिन हमने केवल और केवल एग्जैक्ट, तो ये जो एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन है ये क्या है, ये पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। क्योंकि अगर हम बात करें, आपने देखो जो ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाती है लेकिन अपनी धुरी पर भी घूमती है, और सूर्य का अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हमारे दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे कि 365 दिन में एक चक्कर कंप्लीट होता है तो हमने उसको जो है वो एक साल के बराबर माना है। लेकिन आपने यहां पर जो टाइम छोड़ा है वो कितना है 5 घंटे 48 मिनट का, ये आपने टाइम छोड़ दिया जिसको आपने काउंट नहीं किया। अगर हम बात करेंगे 5 घंटे 48 मिनट को अगर हम काउंट करेंगे तो इसको बच्चों अप्रोक्सीमेटली मान लिया जाता है 6 घंटे के बराबर। किसके बराबर मान लेते हैं 6 घंटे के बराबर हम इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। अगर हम प्रत्येक साल में 6 घंटे छोड़ रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम अगर 4 साल तक 6 घंटे छोड़ते रहेंगे तो हम पूरे पूरे कितने छोड़ देंगे 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब होता है आपका एक दिन, यानी कि पूरा जो है वो 4 साल के बाद आपका एक दिन बढ़ जाता है। और यही एक दिन जो है वो आपका मतलब जो हर चौथे साल में ऐड हो जाता है। इसीलिए जो है वो लीप ईयर के अंदर जो है वो आपके दिनों की संख्या कितनी हो जाती है 366, और ये जो बढ़ा हुआ दिन है इसको फरवरी मंथ के अंदर यानी कि 28 वाले मंथ में ऐड किया गया है। अगर हम बात करेंगे, अभी देखो यहां पर बेसिकली आपने 5 घंटे 48 मिनट की जगह 6 घंटे लिए हैं, यानी कि आपने कुछ टाइम थोड़ा सा ज्यादा लिया है। ये टाइम आगे अभी चल करके आपको थोड़ा सा इफेक्ट अपना दिखाएगा। तो अगर हम बेसिकली बात करेंगे
कि लीप ईयर कॉन्सेप्ट क्या है। कि अगर हम बात करेंगे तो इसमें ईयर्स जो है वो आपके दो प्रकार के हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। दिनों की संख्या 365 और यहाँ पर दिनों की संख्या 366 होती है। फरवरी 28 की है और यहाँ पर फरवरी जो है वो आपकी 29 की है। 365 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि फरवरी जो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर आपका एक कंप्लीट करने में 365 दिन का समय लेती है और ये 5 घंटे 48 मिनट 6 घंटे के बराबर होते हैं। इसीलिए 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है और नॉर्मल लीप ईयर के अंदर आपके 366 दिन हो जाते हैं। आगे अगर हम बच्चों बात करते हैं कि लीप ईयर को हम लोग पहचानेंगे कैसे, यानी कि लीप ईयर को जो है, लीप ईयर की पहचान जो है वो किस प्रकार से की जाती है, इसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि लीप ईयर की पहचान किस तरीके से करते हैं, तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बचपन से आपने पढ़ा होगा कि अगर जो भी ईयर यानी कि जो भी साल है वो 4 से डिवाइड होता है तो वह लीप ईयर होता है। ये बात हम लोग कैलेंडर में बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें यहां पर आपको अलग से मिलेंगी, जैसे कि सन 1900 है, ये एक लीप ईयर नहीं है लेकिन ये 4 से डिवाइड है। ठीक है, तो वो चीज अभी यहां पर आप देखेंगे। अगर हम बात करें तो आपको 2 पॉइंट कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। अगर किसी ईयर को लीप ईयर पहचानना है तो सबसे पहले जो वर्ष है, यानी कि वर्ष 4 से पूर्णतया विभाजित हो, 4 से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, ऐसा नहीं है विभाजित होने की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे कि 5 भी 4 से विभाजित है लेकिन पूर्णतया विभाजित नहीं है। जैसे 8 है, 8 आपका पूर्णतया विभाजित है, यानी कि पॉइंट में नंबर नहीं आएगा। तो अगर जो साल आपका 4 से पूर्णतया विभाजित होगा वो आपका कैसा होगा, लीप ईयर होगा। जैसे आपने देखा कि 2016 हो गया, 2017, 2018, 2019, 2020 और 21। अब आप एक चीज देखिएगा यहां पर, अगर हम बेसिकली इसमें बात करेंगे तो इसके अंदर देखिए 2016 और 2017, यहां पर आप 16 को देखेंगे तो ये 16 से पूरा पूरा 4 डिवाइड है। देखो पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, मैथ में आपने 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है, चाहे संख्या वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, तो 16 4 से विभाजित है, यानी कि 16 जो है वो कैसा ईयर होगा, लीप ईयर। और 17 जो है वो क्या 4 से विभाजित है, नहीं है। ये पूरी सन जो है वो 4 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब है ये कैसी होगी, नॉर्मल ईयर। 18 भी 4 से विभाजित नहीं है, 18 भी कैसा होगा, नॉर्मल ईयर। 19 भी 4 से विभाजित नहीं है, 19 भी कैसा होगा, नॉर्मल ईयर। और 20 आपका 4 से विभाजित है तो 20 जो है वो कैसा होगा, लीप ईयर। और 2021 जो है वो आपका कैसा होगा, नॉर्मल ईयर। आपको पता है कि आप एक साल में 6 घंटे छोड़ रहे हो। जब ये 2016 आपका लीप ईयर हो गया था, फिर आपने 2017 में 6 साल छोड़े, 2018 में 6 साल छोड़े, 2019 में 18 ये हो गए, और ठीक जो है वो आपके 20 में भी 6 साल जुड़े, तो ये पूरे 24 घंटे के बराबर यानी एक दिन के बराबर हो गए। इसीलिए हम कहते हैं कि 4 साल के बाद कोई भी लीप ईयर आता है। और 4 से ही विभाजित क्यों करते हैं, क्योंकि एक साल में 6 घंटे मिलते हैं और वही 6 घंटे 4 साल में जाकर के एक दिन के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी वर्ष अगर आपको लीप ईयर चेक करना है तो विभाजित कितने से होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे, अगर शताब्दी वर्ष है, अगर मान लीजिए वो वर्ष आपका शताब्दी वर्ष है, तो आपको क्या करना है, शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। शताब्दी वर्ष जो है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 400 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। शताब्दी वर्ष क्या होता है, आपने देखा शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100। और 100 के अंदर 100 में अगर देखेंगे लास्ट के दोनों डिजिट कैसे हैं, 0। तो ऐसे सभी वर्ष जिनके लास्ट के दोनों डिजिट अगर 0 हैं तो सभी वर्ष क्या कहलाएंगे, शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। जैसे आप देखेंगे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है 2 अंक ही लास्ट के 0 हों, 3 अंक भी लास्ट के 0 हो सकते हैं, बट आपको इतना मतलब है कि लास्ट के 2 अंक क्या मिलने चाहिए, 0।
आप जितनी भी सन देखेंगे इन सभी सनों में लास्ट के जो 2 अंक हैं वो कैसे हैं आपके 0। अब मुझे बताओ, अगर हम ऊपर वाला रूल इन सभी सनों पर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो प्रत्येक सन आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट के दोनों डिजिट कैसे हैं 0, और 0 प्रत्येक संख्या से कट जाता है। इसका मतलब है 0 4 से विभाजित हो जाएगा, और अगर 0 4 से विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये सभी सने कैसी हो जाएंगी, लीप ईयर। तो अगर आपको किसी भी वर्ष को लीप ईयर चेक करना है तो 4 से काटना है, लेकिन अगर आपको ऐसा वर्ष दिखे, चाहे वो सन आपकी मान लो 3800 क्यों ना आ जाए, ठीक है, अगर 3800 भी आ जाएगी तब भी आप इसको कितने से काटेंगे, 400 से। 4 से नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि ये कैसा वर्ष है आपका, शताब्दी वर्ष है। तो अगर आपका शताब्दी वर्ष होगा तो उसको जो है वो आप विभाजित किससे करेंगे, 400 से। अब देखो, अगर हम इसको 400 से विभाजित करेंगे 1600 को, तो 1600 जो है वो आपका पूरा पूरा 400 से कट जाता है, यानी कि ये जो है वो कैसा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अगर हम 1700 की बात करेंगे तो ये 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए ये कैसा होगा, नॉर्मल ईयर। 1800 भी नहीं कटेगा तो ये भी कैसा होगा आपका, नॉर्मल ईयर। और अगर बात करते हैं आपका 1900 भी नहीं कटेगा तो ये भी कैसा ईयर होगा आपका, नॉर्मल ईयर। लेकिन 2000 की अगर बात करेंगे तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये जो है वो आपका कैसा ईयर होगा, ये लीप ईयर जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा था कि कोई भी वर्ष 4 साल के बाद लीप ईयर होता है जब आप उसे विभाजित करते हो तो 4 से, लेकिन कोई भी शताब्दी वर्ष कितने साल के बाद लीप ईयर आएगा, 400 साल के बाद। आप देखेंगे कि 1600 शताब्दी है वर्ष है, अगला 1700 है, अगला 1800 है, अगला 1900 है, अगला 2000 है। तो 1600 में जब आप 400 जोड़ेंगे तभी 2000 आएगा। मतलब कोई भी वर्ष 4 साल के बाद शताब्दी मतलब लीप ईयर होता है, लेकिन अगर शताब्दी वर्ष देखेंगे तो कोई भी शताब्दी वर्ष 400 साल के बाद में लीप ईयर आता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि 2 लीप वर्ष के बीच में अंतर कितना होता है, 2 लीप वर्ष के बीच में कितना अंतर होता है, यानी कि 2 अधिवर्षों के बीच, 2 अधिवर्षों के बीच अंतर। तो अगर हम बात करेंगे कि 2 अधिवर्षों के बीच यानी कि 2 लीप ईयर के बीच में कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो 2 अधिवर्षों के बीच में कितना अंतर होता है, हमेशा 4 वर्ष का। ठीक है, या हम कह सकते हैं 8 वर्ष का। ठीक है, अभी तक हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं 4 वर्ष, लेकिन कहीं कहीं आपको 8 वर्ष के बाद भी देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे सर जैसे कि मान लो 4 वर्ष के बाद है और 8 साल के बाद अगर ये अंतर दिखाई देगा तो बीच में जो 24 घंटे बड़े थे वो आपके कहां चले गए। ठीक है, तो चलिए हम इसकी चर्चा करेंगे। 4 वर्ष का अंतर, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 2016, 2020 और 2024, लेकिन अगर मैंने यहां पर लिखा 1596, 1600 और 1604, 1996, 2000 और 2004, 1796, 1800, 1804, 1896, 1900 और 1904। यानी कि मैंने यहां पर देखा, देखो यहां से अगर आप 16 से 20 पर जाएंगे तो कितने साल का अंतर है, 4 का, और 20 से 24 पे जाएंगे तब भी कितने साल का अंतर है, 4 साल का। 16 और 20 के बीच में कोई भी वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, ना ही 20 और 24 के बीच में कोई भी वर्ष लीप वर्ष होगा। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर किन्हीं 2 लीप वर्षों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, आप इसके आगे 28 ले सकते हैं, इसके आगे 32 ले सकते हैं, इसके आगे 36 ले सकते हैं, इसके आगे आप लोग 42 ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी 42 नहीं 40 ले सकते हैं, 44 ले सकते हैं। सभी कैसे मिलेंगे, लीप ईयर, और सभी के बीच में अंतर कितना होगा, 4 साल। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो 1596 से 1600 पर गए, 1600 से 1604 पर गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से लेकर के जैसे अगर 2028 ले लूं
2032 ले लूं, 2036 ले लूं या 2040 ले लूं, तो यहां पर यहां से लेके यहां तक क्या शताब्दी में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब मैं 1596 पर था तो यहां पर शताब्दी कौन सी थी? 16वीं। और जब मैं 1604 पर गया तो यहां पर शताब्दी कौन सी है? 17वीं। यानी शताब्दी परिवर्तन हो रहा है। यहां पर शताब्दी है 20वीं और यहां पर शताब्दी है 21वीं। यहां पर शताब्दी है 18वीं और यहां पर शताब्दी है 19वीं। यहां पर शताब्दी है 19वीं और यहां पर शताब्दी है 20वीं। यानी ऊपर वाले में शताब्दी परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आपका शताब्दी में परिवर्तन भी हो रहा है। तो देखो जब ये 1600 है, 1600 400 से डिवाइड है ना? बिल्कुल है, तो ये भी लीप ईयर होगा। ठीक है, और 2400 से डिवाइड है तो ये भी लीप ईयर होगा। भाई 96 तो 404 से डिवाइड होता ही होता है ना। ये दोनों सने शताब्दी वर्ष है, इनको 400 से काटा, ये 400 से पूरी कट जाएंगी। ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है, तो इनको हम लोग 4 से काटेंगे फिर भी ये पूरी पूरी कट जाएंगी। तो ये भी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर और ये भी लीप ईयर। मतलब यहां पर शताब्दी परिवर्तन हो रहा है, उसके बावजूद भी कितने साल का अंतर है? 4 साल का। यहां शताब्दी परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी अंतर कितना है? 4 साल का। लेकिन यहां पर देखो, ये 96 अगर कटेगा तो ये तो लीप ईयर होगा, ये 4 कटेगा तो ये भी लीप ईयर है, 96 कट रहा है तो ये भी लीप ईयर है, ये 4 कट रहा है तो ये भी लीप ईयर है। लेकिन 1800 की अगर हम बात करेंगे और 1900 की बात करेंगे, ये सेंचुरी ईयर हैं, इनको अगर हम 400 से काटेंगे तो क्या ये डिवाइड होंगे? कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे। और ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे तो क्या 1796 के बाद और 1804 से पहले कोई ऐसा साल पड़ेगा जो लीप ईयर होगा? कोई नहीं पड़ेगा। यानी कि यहां पर जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो कितने साल का होगा? 8 वर्ष का। और यहां पर भी अगर हम देखेंगे किन्हीं भी 2 लीप ईयर के बीच में जो अंतर होगा वो कितने वर्ष का होगा? 8 वर्ष का होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप एक ही शताब्दी में रहते हैं तो किन्हीं भी 2 लीप ईयर के बीच का अंतर 4 साल का होता है। और अगर आप जब शताब्दी को क्रॉस करते हैं और जिस शताब्दी को आप क्रॉस कर रहे हैं वही शताब्दी अगर लीप ईयर है तो 4 साल का ही अंतर रहेगा, और जिस शताब्दी को आप क्रॉस कर रहे हैं और वह शताब्दी लीप ईयर नहीं है तो वो कितने साल का अंतर हो जाएगा? 8 साल का। अब सर ऐसा आपको पता है जैसे 1600 है, 1600 के बाद में अगली शताब्दी कब आएगी? 2000। बीच में ना तो 1700 होगी लीप ईयर, ना 1800 होगी, ना 1900 होगी। तो यहां पर जो है वो लीप ईयर का अंतर जो है वो कितना होगा आपका? कितना अंतर होगा? 8 साल का। ठीक है, और ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने यहां पर, मैंने बोला था कि आपने जो 6 घंटे लिए हैं, यानी कि 5 घंटे 48 मिनट जो आपने यहां पर लिए थे, 5 घंटे 48 मिनट, यहां पर जो आपने 11 मिनट और 20 सेकंड ज्यादा लिए थे, यही 11 मिनट 20 सेकंड आप हर बार अगर ज्यादा लेंगे तो ये एक मतलब 100 सालों के बाद जाकर के ये पूरे एक दिन की कमी को दर्शा देंगे। यानी 100 सालों के बाद में ये पूरे एक दिन की कमी को दर्शा देंगे। तभी जो है वो जब सेंचुरी ईयर हम क्रॉस करते हैं तो वो आपका जो है वो लीप ईयर नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि लीप ईयर जो है वो आपका 4 साल के बाद भी आता है और 8 साल के बाद भी आता है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो अगला है आपका, अब हम बात करेंगे कि अधिवर्षों की संख्या को जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। जो अधिवर्ष होते हैं उनकी संख्या को कैसे जो है वो काउंट करेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 100 सालों में कितने अधिवर्ष होंगे, यानी 100 सालों में लीप ईयर्स की संख्या कितनी होगी, इस चीज की जरूरत जब आप दिन निकालेंगे तो वहां पर पड़ेगी। देखिए बेसिकली आपका जब चैप्टर खत्म होगा तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर हम आपसे कहेंगे कि इस कोड को आप याद कर लीजिएगा, ये कोड आपके काम में आएगा। आप लोगों ने शायद दिनों के कोड भी याद करे होंगे या मंथ के कोड भी याद करे होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के कोड को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं कि हम लोग अधिवर्षों की संख्या को कैसे निकालते हैं। अधिवर्षों की संख्या पहले आप लोग समझ लीजिएगा सही से। अधिवर्षों की संख्या, अगर हम बात करेंगे अधिवर्षों की संख्या की, यानी कि लीप ईयर्स की संख्या को कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे,
अब मुझे पता है कि एक लीप ईयर कितने साल के बाद आता है, 4 साल के बाद। तो 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, हम इसको 4 से भाग कर देंगे और 4 दूनी 8, यानी कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 2 लीप ईयर। बेसिकली जब आपसे 10 वर्षों के लिए बोला जाए, 100 वर्षों के लिए बोला जाता है, 200 वर्षों के लिए बोला जाता है, 50 वर्षों के लिए बोला जाता है, तो उसका मतलब ये होता है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 100 वर्षों के लिए, यानी कि आपको सन 1 से शुरू करना है, आपको सन 1 से शुरू करना है और कहां तक जाना है, सन 100 तक। आपको सन 1 से शुरू करना है और कहां तक जाना है, सन 100 तक जाना है। अगर आपसे कहे कि 200 सालों में कितने होंगे, तो इसका मतलब है सन 1 से शुरू करना है और सन 200 तक जाना है। अगर आपसे कहे कि 10 वर्षों में कितने होंगे, यानी सन 1 से शुरू करना है और 10 तक जाना है। ठीक है, अब मान लो कि हम सन 1 से लेकर सन 10 तक जाएंगे, तो इसके बीच में एक तो सन 4 पड़ेगी जो कि लीप ईयर होगी, और एक सन 8 पड़ेगी, इसके अलावा कोई सन पड़ेगी नहीं। जैसे अगर आपसे कह दे कि भाई 20 वर्षों में कितने होंगे, अगर आपसे पूछ ले कि 20 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे, तो जब मैं इसको 4 से काटूंगा तो 4 पंजे क्या हो जाएगा, 20, यानी कि 5 लीप ईयर होंगे। आप देखेंगे कि अगर सन 1 से लेकर आप 20 तक अगर जाएंगे, तो एक तो 4 पड़ेगा, 8 पड़ेगा, 12 पड़ेगा और 16 पड़ेगा, और इसके साथ में आपका 20। तो ये टोटल जो अधिवर्षों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, आपकी 5। ठीक है, तो अगर आपको ज्ञात करना है कि अधिवर्षों की संख्या कितनी होती है, तो डायरेक्ट जो है वो हम इसको 4 से भाग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये तो उसने कहा था कि 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, ये तो सन 1 से बात की गई थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए सन 2000, अगर आपको मान लीजिए सवाल में ज्ञात करना पड़ जाए कि 2007 से 2017 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, 2007 से 2017 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है, 10, और उस 10 को हम लोग किससे भाग कर देंगे, 4 से, और कितने लीप ईयर आ गए आपके, 2। लेकिन अगर हम देखें कि बेटा 2007 के बाद में लीप ईयर कौन सा आएगा, भाई 8 तो आएगा ना। ठीक है, 2008 होगा, 2012 होगा, 2016 होगा, यानी कि टोटल कितने पड़ रहे हैं, 3। लेकिन हम कितने निकाल पा रहे हैं, 2। मतलब जब आपसे सीधे सीधे बोला जाए 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, तब आप भाग कर सकते हैं। लेकिन जब आपको किन्हीं दो सनों के बीच में ज्ञात करना पड़े, तो अंतर निकाल के कभी 4 से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर एक की कमी या एक ज्यादा आ सकता है। ठीक है, एक का ही अंतर पड़ेगा, एक कमी या एक ज्यादा आ सकता है। वहां पर आपको निकालना पड़ेगा कि कौन कौन सा वर्ष जो है वो आपका लीप ईयर होगा। अब देखो बेसिकली इसको पढ़ने का मतलब क्या है, इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी, ये चीज तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब हम जो बात करेंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, या फिर अगर हम बात करेंगे कि 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, या फिर अगर हम बात करेंगे कि 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, और 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और बस यहीं से जो है वो आपका पूरा चैप्टर आराम से हो जाता है। देखो अगर हम बात करेंगे कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, तो बेसिकली हम किससे भाग करेंगे, 4 से। 4 से हम भाग करेंगे, जब उसने 100 वर्ष के लिए कहा है, इसका मतलब है सन 1 से लेकर के सन 100 तक जाना है, तो हम इसे डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। अगर हमने इसको डायरेक्ट भाग किया तो ये जो है वो आपका कितना आएगा, 25। लेकिन आंसर 25 नहीं होता है, हम इसमें से एक माइनस करते हैं, और 100 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होती है वो होती है 24। अब हमने इसमें से एक माइनस क्यों किया, इस चीज को समझ लेते हैं। आपको पता है हम लोग यहां पर ज्ञात करेंगे सन 1 से लेकर के सन 100 तक। ठीक है, अब सन 1 से लेकर सन 100 तक आप जाएंगे, तो देखो एक तो आपका 4 भी होगा, उसमें 8 भी होगा, और डैश डैश करके ऐसे जो है वो 100वां साल भी आपने एज अ लीप ईयर काउंट कर लिया, 100वां साल भी आपने एज अ लीप ईयर काउंट कर लिया। और लीप ईयर को चेक करने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि किसी भी सन को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो वो लीप ईयर कहलाएगा। अब ये सभी तो 4 से कट जाएंगे और ये भी 4 से कट जाएगा, लेकिन हमें इसे 4 से नहीं बल्कि किसे काटना होगा,
400 से, क्योंकि ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। और जब ये 400 से काटेंगे तो ये 400 से कंप्लीट नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि जो 100वां साल है वो एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होगा। आपको 1 से लेकर के 99 तक ही ज्ञात करना है, और 99 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो आंसर आपको कितना मिलेगा, 24। इसीलिए हमने इसमें से 1 को माइनस किया है, यानी कि 100 वर्षों के अंदर जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी देखने को मिलेगी आपको, 24। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं 200 वर्षों में कितनी होगी, तो भाई 200 वर्ष जो है वो किसका डबल है, 100 का डबल है। तो 100 का डबल 100 में कितने हैं, 24, तो 200 में 48, क्योंकि यहां पर 100 और 200 माइनस करने होंगे। जैसे बेसिकली आप 200 को भाग करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 50 आंसर होना चाहिए, लेकिन उसमें से हमने 100 को भी माइनस करेंगे और 200 को भी माइनस करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे 300, इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 75, लेकिन हमें उसमें से 3 माइनस करना होगा। क्यों, या तो देखो इसका डबल कर दिया, इसका 3 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 72, लेकिन हम अगर डायरेक्ट भाग करेंगे तो कितना आएगा, 75, और 3 माइनस करेंगे क्योंकि 100 भी नहीं होगा वर्ष, 200 भी नहीं होगा और 300 भी नहीं होगा। जो सन 100, 200, 300 उसमें होंगी वो लीप ईयर काउंट नहीं होंगी। इसी प्रकार से जब हम 4 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 100, लेकिन 100 थोड़ा ना होते हैं, इसमें अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 96, और फिर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये बराबर कितना होता है, 97। अब सर आपने क्यों जोड़ा, आपको पता है कि हम 1 से लेकर के जब 400 तक जाएंगे तो इसमें जो शताब्दी वर्ष पढ़ेंगे वो कौन कौन से होंगे, 100, 200, 300 और 400। 100 भी लीप ईयर नहीं होगा, 200 भी लीप ईयर नहीं होगा, 300 भी नहीं होगा, लेकिन 400 जो है वो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो फिर जो 400वां साल होगा वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 96 में हमने 1 को ऐड कर दिया और हमारा राइट आंसर क्या होगा, 97। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको बहुत काम में आएगी जब आप विषम दिन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि 100 सालों के अंदर जो लीप ईयर होते हैं वो आपके कितने होते हैं, और 200 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, तथा 300 वर्षों के अंदर जो है वो आपके लीप ईयर कितने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपके 200 सालों में हो गए, 100 सालों में कितने हैं, 24, और 200 सालों में अगर बात करेंगे तो आपके 48, और 300 वर्षों में 72, और 400 वर्षों में 97। ठीक है, चलिए एक चीज पर हम चर्चा और करते हैं, इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा, मैंने एक मान लिया मानक 400 वर्ष, ठीक है, अब आपसे मैं 4 क्वेश्चन यहां पर करता हूं। पहला क्वेश्चन कि 400 वर्षों में, पहला क्वेश्चन होगा आपका, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरा होगा आपका 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, और तीसरा जो है वो आपका होगा 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। या फिर अगर हम बात करेंगे कि 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, दुश्मन क्या नाम तुम्हारा, दीपक, बताओ 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, नहीं पता। अगर हम बात करेंगे 400 वर्षों में 29 तारीख, अगर आप फरवरी के मंथ को छोड़ दीजिएगा, फरवरी के मंथ को छोड़ दीजिएगा, तब हमारे कैलेंडर में जो 11 माह बचे, देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो कैलेंडर में आपके 12 महीने होते हैं, इन 12 महीनों में अगर हम बात करेंगे तो 7 मंथ यानी कि 7 महीने जो होते हैं वो आपके 31 तारीख के होते हैं, 31 दिन के होते हैं, और जो 4 मंथ होते हैं वो आपके कितने के होते हैं, 4 मंथ जो है वो 30 दिन के होते हैं, और एक जो मंथ होता है आपका जिसे हम फरवरी कहते हैं वो 28 या 29 दिन का होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मैंने बोला है कि 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो
तो इसका मतलब है कि अगर हम फरवरी को छोड़ दें, फरवरी में हमें सस्पेंशन रहता है कि फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी। पूरे कैलेंडर के क्वेश्चंस को अगर टिपिकल बनाता है तो सिर्फ ये फरवरी यानी 28 और 29, एक दिन आगे पीछे होने से क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं। तो अगर मैं बात करूं 29 तारीख कितनी बार आएगी, अगर मैं फरवरी को छोड़ दूं तो बचे हुए 11 महीने में 29 तारीख हर एक बार आती है। बचे हुए 11 महीने में 29 तारीख एक बार आती है। एक महीने में एक बार आती है तो एक साल में कितनी बार आएगी? 11 बार। भाई टोटल एक साल में कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। तो अगर फरवरी को छोड़ दें तो 11 महीने बचे, एक महीने में 29 तारीख एक बार, तो एक साल में 11 बार। अगर एक साल में 11 बार आएगी और आपको कितने सालों में बताना है? 400 सालों में। 400 सालों में अगर बताएंगे तो क्या होगा आपका? 4400। लेकिन 4400 तो मिनिमम आंसर हो सकता है, कि इससे कम नहीं आ सकती है। 11 महीनों में तो आनी ही आनी है। लेकिन जो आपने अभी फरवरी छोड़ दिया है ना, फरवरी में भी तो 29 तारीख होती है, और फरवरी जो है वो 400 सालों में कितनी बार 29 तारीख की होगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि फरवरी 29 की तभी होगी जब लीप ईयर होगा, और 400 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं? 97। यानी कि जो फरवरी है वो कितनी बार होगी आपकी? 29 की 97। तो टोटल 29 तारीख जो है वो कितनी बार आएगी? 4497। 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो भाई 400 लीप ईयर है, यानी कि 400 वर्षों में 97 लीप ईयर है, यानी कि 97 बार जो है वो आपकी क्या आएगी? 29 फरवरी। अब अगर हम बात करें कि 31 तारीख कितनी बार आएगी, तो 31 तारीख के जो मंथ है वो कितने हैं आपके? 7। यानी कि देखो 30 का महीना उसमें भी 31 तारीख नहीं होगी, जो 28 और 29 का महीना है उसमें भी 31 तारीख नहीं होगी। 31 तारीख का जो महीना होगा, क्योंकि 31 से ज्यादा दिन किसी भी महीने में होते नहीं है, तो 7 महीने ऐसे होते हैं जिसके अंदर 31 तारीख आती है। यानी एक साल के अंदर कितनी बार 31 तारीख आती है? 7 बार। और अगर एक साल में 7 बार आती है तो 400 सालों के अंदर जो है वो कितनी बार आएगी? 2800 बार। लेकिन अब बचा है आपका 30 तारीख। अगर 30 तारीख की बात करूं तो कितनी बार आएगी टोटल? 1600 बार। अब जरा एक चीज देखिए, 1600 बार आपने क्या किया, 30 तारीख के लिए 4 मंथ थे और उन्हीं को सीधे 400 से गुणा कर दिया। मैंने यहां कहीं नहीं पूछा है कि 30 अप्रैल कितनी बार आएगी, क्या कोई कितनी बार आएगा। एक बार जरा दिमाग लगाइए कि जिस मंथ में 31 तारीख होती है, क्या उस मंथ में 30 तारीख नहीं होती है? उस मंथ में भी तो 30 तारीख होती है। केवल और केवल फरवरी का ऐसा महीना होता है कि जिस मंथ में 30 तारीख नहीं होती है। बचे हुए 11 महीनों के अंदर 30 तारीख होती है, और अगर 11 महीनों में नहीं, एक साल में 11 बार आती है, तो 400 सालों में जो है वो कितनी बार आ जाएगी आपकी? 4400 बार। ठीक है, ये तीनों को लिखने का, इन 3 तारीखों पर ही चर्चा करने की जरूरत इसलिए थी। आपको कहना चाहिए कि सर आप 28 को क्यों नहीं पूछा आपने 27 को क्यों नहीं पूछा आपने, 5 तारीख को क्यों नहीं पूछा आपने, 20 को क्यों नहीं पूछा। तो हमको पता है कि 28 तक की जो तारीखें होती है ना, वो हर महीने में आती हैं, यानी एक साल में 12 बार आती हैं। अगर गलत होने के चांस होंगे तो यहीं पर गलत होने के चांस हो सकते हैं। तो यह है पूरा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, यानी कि लीप ईयर में दिन कितने होते हैं, फरवरी कितने की होती है, लीप ईयर को पहचानते कैसे हैं, और इसके साथ साथ लीप ईयर को ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, आपका ऑड डे का कॉन्सेप्ट। अगर हम बच्चों बात करेंगे कि ऑड डे का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्या होता है, ऑड डेज कॉन्सेप्ट। वैसे अगर हम बेसिकली बात करें तो ऑड डे को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? विषम दिन। विषम दिन हम लोग क्यों निकालते हैं और विषम दिन क्या होते हैं, ये चीज हम लोग समझ लेंगे। जैसे अगर कभी कहा जाएगा कि 25 जनवरी को अगर सोमवार है, तो मान लीजिए 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो हम वहां से गिन के नहीं जाएंगे, तो गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब बेसिकली आपको पता है कि कैलेंडर में हर 7वें दिन के बाद जो है वो आपका दिन जो है वो रिपीट होता है, हर 7वां दिन सेम होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र,
शनि और रविवार। अगर मान लीजिए आज सोमवार है, ठीक है, अगर आज सोमवार है, इसको आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां दिन फिर से क्या आ गया, सोमवार। यानी कि हर 7वां दिन जो है वो आपका क्या होता है, रिपीट होता है। इसीलिए अगर हम बात करेंगे कि विषम दिन अगर हमें निकालने हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 20 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 20 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहली बात तो विषम दिन होते क्या है। तो अगर हम देखेंगे बच्चों कि 7 से दिनों की संख्या को भाग देने पर प्राप्त शेषफल, यानी कि अगर आपको दिनों की संख्या दे रखी है, जैसे 20 दिन है, 50 दिन है, 100 दिन है, 200 दिन है, 365 है, 366 है, अगर आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं और उस कंडीशन में आपको अगर विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो सीधे सीधे आप 7 से भाग करेंगे और 7 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। 7 से भाग क्यों करते हैं, देखो बेसिकली होता क्या, जैसे अगर मैं कह दूं कि बच्चा आज सोमवार है, अब इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी, अगर मैं आपसे कह दूं आज सोमवार है और आज से 370 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, आज से 370 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो हम यहां से 370 गिन के थोड़ा जाएंगे कि सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। हमको पता है कि हर 7वां दिन, यानी सप्ताह में दिन तो 7 ही होते हैं और आंसर हमारा इन 7 में से ही कोई होगा और हर 7वां दिन जो है वो रिपीट होता है। तो हम इसे अगर मान लो 7 से भाग करेंगे, ठीक है, हम इसको 7 से भाग करेंगे और 7 से भाग करने पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जैसे हमने इसको 7 से भाग किया तो 7 पना 35, 2 बचा, 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर बचा 6। इसका मतलब हमें 6 दिन आगे जाना है और 6 दिन आगे नहीं जाएंगे तो 6 दिन पीछे भी जा सकते हैं, वो चीज अभी मैं क्लियर करूंगा आगे, ठीक है। तो हम पहली बात तो 7 से भाग करते क्यों हैं, क्योंकि हर 7वां दिन जो है वो आपका रिपीट होता है, इसीलिए हम लोग कितने से भाग करते हैं, 7 से। तो अगर आपको विषम दिन निकालने, जैसे 20 दिनों में अगर मैं बात करूंगा कि 20 दिनों में जो है वो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो कितने से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे और विषम दिनों की संख्या जो है वो निकल के कितनी आएगी, 6। जैसे कि मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि 21 दिन में कितने होंगे, तो 7 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 0, यानी कि कोई भी विषम दिन नहीं होगा। अगर आज सोमवार है और आज से 21 दिन बाद अगर पूछा जाएगा तब भी आंसर आपको क्या देना है, सोमवार ही देना है। अगर आज सोमवार है और आज से अगर 21 दिन के बाद पूछा जाएगा तब भी हमें आंसर क्या देना है, सोमवार ही देना है। अगर मैं बात करूं कि 365 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 365 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 से अगर हमने 365 को भाग किया तो 7 पना 35, ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो बचेगा कितना, 1, 7 दूनी 14, यानी कि यहां पर जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो कितना होगा, 1। तो 365 में जो है वो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। अगर हम बात करेंगे कि देखो बेसिकली कैलेंडर में आपकी 3 ही चीजें तो थी, एक तो दिन था, दूसरा ईयर था और एक आपका माह था। तो हम लोग जो विषम दिन निकालेंगे वो 3 चीजों में ही निकालेंगे, एक तो दिनों में विषम दिन निकालना सीखेंगे, दूसरा माह में विषम दिन कैसे निकालते हैं और तीसरा वर्ष में विषम दिन कैसे निकालते हैं। ये 3 चीजें अगर हमको आ जाएंगी तो हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मान लो अगर आपसे 366 में पूछा जाएगा तो हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 विषम दिन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 52 सप्ताह में कितने विषम दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह को आप लोग 7 से भाग करेंगे और 7 से भाग करने पर कितना आएगा, 0। क्यों, वैसे तो 7 से 52 को अगर काटेंगे तो 7 सप्ताह 49 होता है, 3 बचना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर एक सप्ताह शब्द लगा है, ये सभी क्या है, दिन है, लेकिन ये सप्ताह है। तो अगर मैं 52 सप्ताह को मैं दिन में कन्वर्ट करूंगा तो 52 × 7 करूंगा, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, और जब हम इसको 7 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें दिनों में विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो जो नंबर ऑफ डेज हमको दे रखे हैं उन्हीं नंबर ऑफ डेज को हम लोग क्या करेंगे, 7 से
भाग कर देंगे और 7 से भाग करने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वही जो है वो आपके क्या होंगे, विषम दिनों की संख्या होगी। जैसे कि देखो अगर हम बात करें इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी, अगर हम बात करें दिनों की संख्या, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, अगर मैंने कहा कि आज सोमवार है, अगर मैंने आपसे कहा कि आज सोमवार है, तो आज से आज के 7 दिन, सॉरी आज के 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। आज अगर सोमवार है तो आज से 20 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम 20 को भाग करेंगे किससे, 7 से। 7 से हमने 20 को भाग किया तो कितना बचा, 6। 7 दूनी 14 कंप्लीट कर गया, रिमाइंडर कितना बचा, 6। रिमाइंडर यानी कि हम कह सकते हैं विषम दिनों की संख्या जो है वो मैक्सिमम आपकी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 6 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है आपकी, 0। यानी कि 6 या 0, जैसे आपको पता है कि 7 कभी विषम दिनों की संख्या नहीं हो सकती, 8 कभी विषम दिनों की संख्या नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आप किस संख्या से भाग कर रहे हो, 7, और शेषफल हमेशा भाग करने वाली संख्या से छोटा ही होता है। तो विषम दिनों की संख्या अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो कितनी होगी, 6, और मिनिमम की बात करेंगे तो 0। अब देखो यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी है, 6। तो अब अगर आज सोमवार है तो आज से आपको 6 दिन आगे जाना है, और अगर हम आज से 6 दिन आगे जाएंगे तो हमारा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। यानी कि अगर आज सोमवार है तो 20 दिन के बाद जो है वो कौन सा दिन आएगा आपका, रविवार आएगा। लेकिन एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने देखा यहाँ पर बच्चों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है, ये 7 दिन होते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आज अगर सोमवार है तो आज से 20 दिन के बाद मैंने आपसे पूछा, और विषम दिनों की संख्या अगर 6 आई है तो एक कॉन्सेप्ट और है कि आप लोग 6 दिन आगे ना जाकर के एक दिन पीछे भी जा सकते हैं। अगर आज सोमवार है, आज से 20 दिन के बाद आपको ज्ञात करना है, तो आज तो आपने सोमवार मान लिया, अब इसके आगे आपको 20 दिन के बाद जो है वो दिनों की संख्या बतानी है। तो देखो मैंने भाग किया, क्योंकि देखो मान लो अगर मैं इस 20 दिन को डिवाइड करूंगा तो 7, 7 और 6 में तो डिवाइड होगा, यानी कि दोबारा से लौट के सोमवार आ जाएगा, दोबारा से लौट के सोमवार आ जाएगा, और बचेगा कितना, 6। अब 6 दिन हमें आगे जाना है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिन आगे क्या है, संडे। लेकिन अगर हम 6 दिन आगे ना जाकर के एक दिन पीछे चले जाएं, सोमवार से एक दिन पीछे, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, संडे। यानी अगर आप देखेंगे, जैसे कि अगर आपसे 5 दिन आगे जाने को कहे, या 6 दिन आगे जाने को कहे, या 4 दिन आगे जाने को कहे, तो आप 4 दिन आगे ना जाकर के 3 दिन पीछे भी जा सकते हो। 5 दिन आगे जाने को कहे तो 5 दिन आगे ना जाकर के 2 दिन पीछे भी जा सकते हो, और 6 दिन अगर आगे जाने को कहे तो 6 दिन आगे ना जाकर के 1 दिन पीछे भी जा सकते हो। अगर मान लो ये पीछे जाने को बोल रहा है कि 6 दिन अगर ये पीछे जाने को बोल रहा है तो आप 1 दिन आगे भी जा सकते हो। यानी अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अगर आज सोमवार है तो आज से 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा, अगर बाद की जगह वो पहले शब्द का इस्तेमाल कर ले, बाद की जगह अगर पहले शब्द का इस्तेमाल कर ले, तो इसका मतलब हमें पीछे जाना है। और अगर सोमवार से हम 6 दिन पीछे जाएंगे तो 6 दिन पीछे जाने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, मंगलवार। अगर हम सोमवार से 6 दिन पीछे जाएंगे यानी कि उल्टा गिनेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, मंगलवार। और हम 6 दिन आगे ना जाकर के अगर 1 दिन आगे भी चले जाएंगे, 6 दिन पीछे ना जाकर के 1 दिन अगर आगे चले जाएंगे, तब भी हमें आंसर क्या मिलेगा, मंगलवार। यानी कि बेसिकली हम लोग अगर बात करेंगे कि जब विषम दिनों की संख्या निकालने की बात आती है तो हम जो भी नंबर ऑफ दिन हमको दे रखे हैं उस नंबर ऑफ दिन को हम सीधे 7 से भाग करते हैं, और 7 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी रिमाइंडर को जो है वो हम लोग विषम दिन मान लेते हैं। और ये मैक्सिमम 6 हो सकते हैं अगर ये संख्या बड़ी है, और अगर ये आगे जाने को कह रहा है तो इसे 7 में से माइनस कर लो। देखो इसका योग भी कितना है, 7, इसका योग भी कितना है, 7, इसका योग भी कितना है, 7।
यानी कि एक दिन पीछे जा सकते हो अगर ये आगे जाने को कह रहा है, और अगर ये पीछे जाने को कह रहा है तो एक दिन आगे जा सकते हो। ठीक है, यानी उसका उल्टा कर सकते हो, लेकिन आगे और पीछे का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 7, क्योंकि ये 7वां दिन हर क्या होता है? रिपीट। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, पहले और बाद, इसमें कुछ बच्चों को डाउट होता है पहले और बाद के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, पहले और बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, जरा इसको समझ लें। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर मैं 3 क्वेश्चन लेता हूं, जरा 4 क्वेश्चन उनको समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज, जैसे मैंने बोला है कि आज सोमवार है, ठीक है, आज सोमवार है, तो आपको बताना है आज से, आज के 15 दिन बाद, आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दूसरा, आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तीसरा है, आज से 15 दिन पहले कौन सा दिन होगा। और चौथा है, आज से, आज के 15 दिन पहले कौन सा दिन होगा। या मैं आपसे कहूं आज से 15वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, इस चीज को अगर हम समझेंगे, बेसिकली इसको बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर तो के बाद है, 15 दिन के बाद, आज के 15 दिन बाद, ठीक है, के बाद है, और यहां पर जो लगा हुआ है वो आपका क्या है? के बाद है, यानी आज के 15 दिन बाद, और यहां पर लगा हुआ है आज से 15 दिन बाद। यहां पर देखेंगे आज से 15 दिन पहले और आज के 15 दिन पहले। ठीक है, इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है? तो देखो, अगर हम बात करें, जरा इस सेंटेंस को आप पढ़िएगा, ज्यादातर बच्चे इनके आंसर्स जो है वो अलग देते हैं। अलग क्यों देते हैं? मैंने आपको बोला कि इसमें दिनों की संख्या 15 है, तो आप बेसिकली 15 को भाग करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, यानी कि विषम दिन कितना आएगा? 1। ठीक है, और एक विषम दिन आया, तो बच्चों का मानना है कि इसमें कहा गया है आज के 15 दिन बाद, यानी कि आज को छोड़ करके 15 दिन बाद। ठीक है, हमको बताना है, तो अगर यानी कि आज को छोड़ देंगे, आज के 15 दिन बाद, यानी कि जो एक आया विषम दिन उसके बाद, और उसके बाद जो आंसर देते हैं वो क्या होता है? मंगलवार, मतलब बुधवार, एक दिन उसको छोड़ देते हैं। और यहां पे बोला गया आज से 15 दिन बाद, यानी कि आज के बाद पूछा गया है। लेकिन ये दोनों चीजें जो है वो आपकी एक जैसी हैं, चाहे आपसे के बाद पूछा जाए, चाहे आपसे से बाद पूछा जाए। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि आज के 15 दिन बाद, या मैं आपसे कहूं आज के 2 दिन बाद, मैंने आपसे कहा आज के 2 दिन बाद, या मैं आपसे कहूं आज के 1 दिन बाद। जरा समझो, ये 15 दिन बाद को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1 दिन बाद। आप, क्योंकि इसमें विषम दिन आ गया एक, तो इसका मतलब हो गया आज के 1 दिन बाद। और 1 दिन बाद के केस में बच्चे करते हैं कि आज के 1 दिन बाद छोड़ दिया और फिर आगे वाला ले लिया, लेकिन ये गलत होता है। अगर मैं आपसे यही चीज यहां पर कहूं, जैसे कि मैंने लिखा 2016, 2017, 2018 और 2019 और 2020, ठीक है, मैंने कहा कि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। कहा नहीं, कोई भी लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। 1, 2, 3, 4 साल के बाद, तो 2021 लीप ईयर होना चाहिए ना। 4 साल के बाद नहीं है, वही चौथा साल लीप ईयर है। तो चाहे यहां पर के शब्द का प्रयोग हो, चाहे से शब्द का प्रयोग हो, आपको आंसर समान देना है। और बेसिकली मुझे एक बात बताइए, आप जब इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं आज से 15 दिन पहले,
और आप इसको पढ़ रहे हैं आज के 15 दिन पहले। कभी आपने ये लिखा देखा है आज के 15 दिन पहले? आप हमेशा बोलते हैं आज से 15 दिन पहले, आप कभी नहीं कहते हैं आज के 15 दिन पहले। तो ये सेंटेंस गलत है। और जिस प्रकार से पीछे जाने के लिए के का प्रयोग नहीं होता है, उसी प्रकार से आगे जाने के लिए से का प्रयोग नहीं होता है। जब हम दिनों की संख्या को आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर प्रयोग करते हैं आज के 15 दिन बाद, और जब हम इसको आगे पीछे बढ़ाते हैं तो वहां पर प्रयोग करते हैं से शब्द का। इसीलिए अगर बाय द मिस्टेक आपको के और से मिल जाए कि आज के 15 दिन बाद और आज से 15 दिन बाद, तो इन दोनों को अलग मत समझना, इन दोनों के आंसर अलग मत देना। आंसर दोनों के सेम रहेंगे, यानी कि एक विषम दिन आया है और एक विषम दिन का जो मतलब है वो आपका क्या होगा? मंगलवार। ठीक है, और यहां भी एक विषम दिन आया है, इसका भी मतलब जो है वो आपका क्या हो जाएगा? मंगलवार। और यहां पर देखो आज से 15 दिन पहले, यानी कि इसमें क्या करना है आपको? 15 को भाग करना है 7 से, कितना बचा? 1। अब इसमें के बाद, यानी कि बाद वाला शब्द क्या कहता है? आगे जाने को, और पहले का मतलब पीछे जाना है। और अगर पीछे जाना है तो सोमवार से एक दिन पहले जो है वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। और यहां पर भी अगर बाय द मिस्टेक ये लिख के आ जाए तो इसका भी आंसर आपको क्या देना है? रविवार। बस आपको ध्यान रखना है कि आगे जाने के लिए हम के शब्द का प्रयोग करते हैं, पीछे जाने के लिए से शब्द का प्रयोग करते हैं। से और के से जो है वो सवाल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, लेकिन यहां पर देखो, आप कहेंगे सर आपने यहां पर आज से 15वां दिन पूछा है, आज से 15वां दिन, तो इसमें भी तो हम आगे ही जा रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर से शब्द का प्रयोग किया है। तो मेरे भाई यहाँ पर 15 दिन के बाद पूछा है और यहाँ पर 15वां दिन पूछा है। अगर दिन बाद पूछ रहा है तो सीधे सीधे दिनों की संख्या को भाग करते हैं, और अगर आपसे पूछ रहा है कि आज से 15वां दिन या आज से 14वां दिन, तो जो सामने आपके लिखा है आप उसको भाग नहीं करते हैं, बल्कि उसमें से एक कम करके और फिर 7 से भाग करते हैं। यानी कि आज से 15वें दिन का मतलब है आज से 14 दिन के बाद। यहां पर देखो के बाद है, आपने उसी दिन को भाग करा, तो आज से 15वां दिन अगर पूछा जाए उसका मतलब है 14 दिन के बाद। आप इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 0 आएगा, और 15वां दिन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सोमवार ही हो जाएगा। अब देखो दोनों के आंसर जो है वो आपको अलग लगेंगे। आज के 15 दिन बाद मंगलवार यानी आगे आया, और आज से 15वां दिन यानी कि आया से, और के बाद में आंसर अलग है, लेकिन ये बाद में बात कर रहा है और ये 15वां दिन पूछ रहा है। लेकिन दोनों में अगर कहे कि 15 दिन के बाद और आज से 15 दिन पहले, 15 दिन बाद या से बाद में, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है आपका कि हम लोग दिनों की संख्या में विषम दिन कैसे निकालते हैं। अगर दिनों की संख्या के अंदर विषम दिन आपको निकालने हैं तो सीधे आप लोग जो आपको नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं उनको जो है वो आप लोग किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उतने ही दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर पीछे का दिन पूछा है तो उतने ही दिन पीछे बढ़ जाएंगे। अगर आपको आगे और पीछे जाने के लिए संख्या बड़ी आ रही है तो अगर 6 दिन आगे जाना है, आगे ना जाकर के 1 दिन पीछे चले जाओ। 5 दिन पीछे जाना है, 5 दिन पीछे ना जाकर के 2 दिन आगे चले जाओ। आंसर दोनों के जो है वो कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि मंथ में विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, मंथ्स में, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे ईयर्स के अंदर जो है वो हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं विषम दिन। इसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे, और कल से ही क्वेश्चंस को करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, कल ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके फिनिश